हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, धातुओं के रासायनिक गुण। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि धातुओं में धनायन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं के इसी प्रवृत्ति के कारण इनमें कुछ विशिष्ट रासायनिक गुण आ जाते हैं। धातुओं के कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन नीचे किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं 1, 2 या 3 होते हैं, अर्थात ये धनायन बनाते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण इनमें कुछ रासायनिक गुण आ जाते हैं। उन्हीं रासायनिक गुणों का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं रासायनिक गुण। धातुओं का पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीजन के साथ संयोग। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी जितने भी धातुएं आपको पाए जाते हैं वे ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, सोडियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम मोनोऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, जिसका समीकरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यह बात याद रखने की है कि जितने भी धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह भास्मिक होते हैं। इसे हम अम्ल, भस्म और लवण के अध्याय में भी पढ़े थे। तो धातुओं के जितने भी ऑक्साइड होंगे उनका नेचर जो होगा वो भास्मिक होगा। कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम मोनोऑक्साइड जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है और पोटेशियम मोनोऑक्साइड जो होते हैं वो भी जल में घुल करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस तरह से ये समझ में आता है कि कुछ ऑक्साइड जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुल करके क्षार बनाते हैं, अर्थात हाइड्रोक्साइड समूह के यौगिक बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अन्य उदाहरण में हम देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो भी जल में घुल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं जैसे Al2O3, ZnO इत्यादि में अम्लीय एवं भास्मीय दोनों प्रकार के गुण रहते हैं। ये द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए ZnO तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड और जल बनाते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि कुछ धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वे द्विधर्मी होते हैं, अर्थात वो अम्ल का भी नेचर रखते हैं और भस्म का भी नेचर रखते हैं। तो अम्ल के नेचर और भस्म के नेचर जो होते हैं वो दोनों के दोनों किसी एक ही ऑक्साइड में पाया जाता है, तो उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे Al2O3 और ZnO। आइए एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें ZnO जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ZnO को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर सोडियम जिंकेट और जल बनते हैं। अर्थात जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं अर्थात ZnO जो है वो भस्म के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और सोडियम जिंकेट बनाता है और जल बनाता है। इससे पहले हमने रिएक्शन देखा था कि जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात अम्ल से भी अभिक्रिया कर लिया था। तो यह गुण जो है अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेना और क्षार भस्म के साथ भी अभिक्रिया कर लेना, इसे द्विधर्मी गुण का प्रदर्शन करना कहते हैं। तो किंतु ऑक्सीजन के साथ सभी धातुओं की क्रियाशीलता एक समान नहीं होती है। कुछ धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तो कुछ कम। इसका अर्थ है कि सभी ऑक्साइड जो होते हैं वो रिएक्शन करने में एक जैसे गति नहीं दिखाते हैं। कुछ जल्दी रिएक्शन करते हैं तो कुछ देर से रिएक्शन करते हैं। आइए एक एक करके हम कुछ और उदाहरण को देखते हैं। सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं कमरे के ताप पर ही वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके भास्मिक ऑक्साइड बना लेते हैं। सोडियम चाहे पोटेशियम जो धातु होते हैं वो कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेते हैं। आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम मोनोऑक्साइड, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन
पोटेशियम मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रियाशीलता इतनी तीव्र से होती है कि वायु में इन्हें खुला छोड़ते ही ये जलने लगती है। इसी कारण सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन के अंदर डुबा कर रखा जाता है ताकि अचानक कोई दुर्घटना नहीं हो। इससे समझ में आता है कि धातुएं जो होती हैं वो खुले में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं, परंतु सभी धातुएं नहीं। इनमें उदाहरण है सोडियम और पोटेशियम का। ये क्या करते हैं, वायु में जब आते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगती हैं। इसी कारण से क्या करते हैं, हमें इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और वातावरण में हम कोई दुर्घटना ना हो, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम जैसे धातुओं को क्या करते हैं हम लोग, केरोसिन तेल जो होता है केरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखते हैं जिससे इनमें आग ना पकड़े, क्योंकि हमें इनका उपयोग है बहुत सारे रासायनिक गतिविधियों में इनका हम उपयोग करते हैं, तो इसे हमें हर जगह यहाँ से वहाँ ले जाना होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन्हें केरोसिन में डुबा कर रखेंगे। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैग्नीशियम कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर वह प्रज्वलित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। चूँकि मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से ऑक्सीजन संयोग करता है, अतः मैग्नीशियम सोडियम से कम क्रियाशील है। हमने यहाँ देखा उदाहरण 1 में कि पोटेशियम और सोडियम जो है वायु में लाते ही जल जा रहा था, परंतु मैग्नीशियम जो है वायु में रखने पर नहीं जलता है, परंतु अगर उसे जला दिया जाए किसी ज्वलित चीज़ से, अर्थात माचिस का एक तिनका अगर जला करके मैग्नीशियम पर डाला जाए तो पूरा मैग्नीशियम जल सकता है। जैसे मैग्नीशियम की रिबन है आपके पास तो आप उसे जला सकते हैं, और जलाने पर क्या होता है, ये जलते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड में अर्थात उसके जो राख होंगे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं। इससे समझ में आता है कि पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं वो अधिक क्रियाशील हैं और सोडियम कम क्रियाशील है। आइए आगे देखते हैं। जिंक को ऑक्सीजन में प्रबलता से गर्म करने पर वह ऑक्साइड बनाता है। जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड। चूँकि जिंक मैग्नीशियम की तुलना में कम तीव्रता के साथ ऑक्सीजन से संयोग करता है, अतः जिंक मैग्नीशियम से कम क्रियाशील। अब यहाँ देखिए सोडियम और पोटेशियम तो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर ले रहा था, मैग्नीशियम जो है उसमें जलाने पर अभिक्रिया कर रहा था, परंतु जिंक को हम बहुत देर तक ऑक्सीजन में गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति अर्थात वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब जिंक जो है ऑक्साइड बनाता है। तो इससे समझ में आता है कि जिंक जो है मैग्नीशियम से भी कम क्रियाशील है। आइए एक और अगला उदाहरण देखते हैं। कॉपर को ऑक्सीजन में प्रबलता से गर्म करने पर भी यह ऑक्साइड नहीं बनाता है, किंतु लंबे समय तक गर्म करने पर यह धीरे धीरे ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। इसीलिए क्या कह सकते हैं हम कि Cu प्लस ऑक्सीजन CuO कॉपर ऑक्साइड, अर्थात कॉपर जो है जिंक से भी कम क्रियाशील है। कॉपर तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, उसे अभिक्रिया करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो ये क्रियाशीलता अगर देखी जाए तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, उसके बाद कॉपर है। चूँकि कॉपर जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है, इसीलिए हम आइए एक और उदाहरण देखते हैं। सिल्वर एवं गोल्ड काफ़ी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते हैं। आप देखिए सोना और चांदी जो है बहुत लंबे समय तक भी कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए हम इनके जेवर बनाते हैं। तो इस प्रकार से एक क्रियाशीलता की क्या होती है, क्रम आ जाती है। जैसे हम इसे एक क्रियाशीलता क्रम में ऐसा सजा सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, चांदी और सोना। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि धातुएं साधारण ताप पर भी वायु के ऑक्सीजन के साथ अत्यंत मंद गति से संयोग करके अपने सतह पर ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं। यह परत अंदर के धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। अब ऑक्सीकृत यानी रिएक्शन जब होता है तो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी धातुएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कुछ धातुएं जो होती हैं उनके ऊपर एक परत बन जाती है, जैसे मैग्नीशियम हो गए, एल्युमिनियम हो गए, जिंक हो गए, लेड हो गए, इसके ऊपर एक परत बन जाती है ऑक्साइड की, जिससे बाहरी वायु का अर्थात ऑक्सीजन का अंदर के धातुओं के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाता है।
जिससे रिएक्शन संभव नहीं हो पाता और वो उनके जो धातु होते हैं वो अंदर वाले सुरक्षित रह जाते हैं, बाहर में वाले जो धातु होते हैं वो ऑक्साइड बना लेते हैं। आइए अब देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। विभिन्न धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया भिन्न भिन्न वेग से होती है। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती हैं, कुछ धातुओं को जल के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया होती है, जबकि कुछ धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। परंतु यह देखा गया है कि जब भी ये जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हर स्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं एवं इन धातुओं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो जल के साथ जब अभिक्रिया के कोई भी धातु करता है तो या तो ऑक्साइड बनाएंगे या तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, परंतु हर स्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त होना ही होना है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण जो नीचे दिए गए हैं, उनसे हम समझेंगे कि किस प्रकार से धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो जल के जो है ताप पर भी यह निर्भर करेगा, अर्थात जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो विभिन्न तापों पर करता है, तो ताप के अनुसार ही क्या होगा, ये जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। पहला है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। तो कोई भी जो धातु है उनका जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया हम इस प्रकार देख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, कोई भी धातु नहीं, यहाँ हम उन धातुओं की बात करेंगे जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, जिसमें है सोडियम, पोटेशियम एवं कैल्शियम धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। जैसे सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि जैसा कि धातुएं जो होती हैं जल के साथ अभिक्रिया करके हर स्थिति में हाइड्रोजन मुक्त करेंगी और उसके बाद या तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या तो फिर ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ इस पर देख रहे हैं हम लोग कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे धातुएं जो हैं हर स्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही हैं और उस धातु के हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम सोडियम की अभिक्रिया के फलस्वरूप इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। इससे समझ में आता है कि इन रिएक्शन से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। आइए आगे देखते हैं। कैल्शियम के साथ अभिक्रिया अपेक्षाकृत कम तीव्रता से होती है। इससे उत्पन्न ऊष्मा इतनी कम होती है कि कैल्शियम में आग नहीं पकड़ती, परंतु कैल्शियम को जल में डालने पर वह तैरने लगता है, क्योंकि मुक्त हाइड्रोजन गैस जो है कैल्शियम की सतह को आच्छादित कर लेती है। आप देखेंगे कि जब भी चूना को पानी में डाला जाता है तो खदकने लगता है। यही उदाहरण है कि चूना अर्थात आप कैल्शियम उसे समझ सकते हैं। तो वो जब पानी पर जाता है तो क्या करता है, रिएक्शन करता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। हालांकि इतना ऊष्मा उत्पन्न होती है कि उसमें आप हाथ नहीं रख सकते हैं, बहुत गर्म होती है। तो आप समझ सकते हैं कि पोटेशियम और सोडियम कितना तीव्रता से गर्म करता है, जिसमें आग लग जाती है और उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती होगी। इस प्रकार देखने में आता है कि पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया सोडियम की अपेक्षा अधिक तेजी से होती है। अतः पोटेशियम जो है सोडियम की तुलना में अधिक क्रियाशील है, किंतु सोडियम कैल्शियम की अपेक्षा अधिक तेजी से अभिक्रिया करता है। अतः सोडियम कैल्शियम की तुलना में अधिक क्रियाशील है। अर्थात इनके जब क्रियाशीलता की श्रेणी बनाई जाए, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे, तो पहले पोटेशियम होगा, फिर सोडियम होगा, फिर उसके बाद कैल्शियम होगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि मैग्नीशियम, आयरन एवं जिंक धातुएं जो होती हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। तप्त धातु के ऊपर वायु भाप मतलब प्रवाहित करने पर इनके ऑक्साइड बनते हैं तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर स्थिति में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी जब भी ये जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो धातु जो है, कुछ धातुएं जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है और फेरस अर्थात लोहा है, ये क्या करते हैं, जल के साथ, जल जो भाप के रूप में होता है, गर्म होता है, उनके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और ऑक्साइड बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। आइए देखते हैं चित्र संख्या 3.4, धातु के साथ भाप की अभिक्रिया। इसमें हम देख रहे हैं जल से भीगा कांच का ऊन, धातु के टुकड़े, आप कोई भी धातु ले लें, लोहा ले लें, मैग्नीशियम ले लें, एल्युमिनियम ले लें या जिंक ले लें, और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, जिसे हम परख नली में जमा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या समझ सकते हैं कि परख नली की पैंती में रखा जल से भीगा कांच के ऊन
में उपस्थित जल भाप बनकर धातु के टुकड़े से अभिक्रिया करके H2 गैस बनाता है, किंतु कांच का ऊन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो कांच का ऊन जो हुआ आपका अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु वो जो भाप बनाता है उसमें रखे हुए जल के द्वारा जो भाप बनता है वो आगे जा कर के किस जो धातु आपने रखा है, आप जो धातु रखे हैं उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कॉपर, मरकरी, टीन, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जो होती हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये जल के साथ लगभग उदासीन है, कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। तांबा धातु के इसी गुण के कारण इसका उपयोग गर्म जल की टंकी के निर्माण में किया जाता है। इसके स्थान पर लोहा या इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह जल के भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है। आप देख सकते हैं कि तांबा जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है, भाप के साथ भी और ठंडे जल के साथ भी नहीं करता है। लेकिन लोहा जो है जल के साथ अभिक्रिया करके वो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसीलिए कोई भी बर्तन, कोई भी मशीन जो है जिससे भाप निकलती हो उसमें हम लोहे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें हम तांबा का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम क्रियाशीलता को हम निम्न क्रम में सजा सकते हैं। सोडियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा, उसके बाद है कॉपर। तो ये एक अभिक्रिया श्रेणी बनी जिससे पता चलता है कि सबसे अधिक क्रियाशील अभी इस श्रेणी में सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद फेरस है, उसके बाद कॉपर है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो क्रियाशीलता की श्रेणी भी देख सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि अगला गुण क्या है। तो अगला गुण है आपको अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं प्रायः अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया का वेग धातु के विद्युत धनात्मक गुण या उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अधिक विद्युत धनात्मक धातु कम विद्युत धनात्मक धातु की अपेक्षा अम्लों के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। आइए इसे कुछ उदाहरण द्वारा समझें। सोडियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इसका कारण यह है कि सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि मैग्नीशियम धातु भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम की अपेक्षा कम तीव्रता से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इससे पता चलता है कि मैग्नीशियम धातु सोडियम से कम क्रियाशील है। आप जब सोडियम और मैग्नीशियम की तुलना करेंगे तो सोडियम अधिक क्रियाशील है और मैग्नीशियम कम क्रियाशील है, क्योंकि सोडियम अधिक तेजी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और सोडियम क्लोराइड बनाती हैं, और मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती हैं, परंतु इसकी तीव्रता कम होती है। आइए बात करते हैं जिंक धातु की। जिंक धातु जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम की तुलना में कम तीव्रता से अभिक्रिया करती है, अतः जिंक मैग्नीशियम की अपेक्षा कम क्रियाशील है। इसी के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया देखते हैं। एल्युमिनियम धातु जो है मैग्नीशियम की अपेक्षा थोड़ी कम तीव्रता से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, अतः एल्युमिनियम मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि धातु जितने भी हो रहे हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अर्थात अम्ल से अभिक्रिया कर करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही हैं। इसके बाद कॉपर का देखते हैं। कॉपर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, अतः कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है। कॉपर की अगर बात की जाए तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। इस प्रकार एक श्रेणी हमें प्राप्त होती है, क्रियाशीलता का क्रम प्राप्त होता है। अधिक क्रियाशीलों में सोडियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद है जिंक। आइए एक कार्यकलाप करते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर के टुकड़ों को अच्छी तरह से रेत पत्र की सहायता से साफ कर लें। इन्हें अलग अलग 4 परख नलियों में रखें। प्रत्येक परख नली में लगभग 10 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। आप देखेंगे कि प्रत्येक परख नली से हाइड्रोजन गैस की बुलबुले निकलते हैं, किंतु उनके निकलने का वेग एक समान नहीं होता है। मैग्नीशियम वाली परख नली से सर्वाधिक तीव्रता से गैस के बुलबुले निकलते हैं, जबकि कॉपर वाली परख नली से गैस के बुलबुले बिल्कुल ही नहीं निकलते हैं। गैस के बुलबुलों के निकलने का वेग जो होगा वो निम्नांकित क्रम में होगा। मैग्नीशियम सबसे अधिक बुलबुले निकालेगा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, और कॉपर से बुलबुले नहीं निकलेंगे।
इसे हम इस चित्र द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम से अधिक बुलबुले निकल रहे हैं, एल्युमिनियम से कम बुलबुले, और जिंक से भी उससे भी कम बुलबुले, और कॉपर से एकदम बुलबुले नहीं निकल रहे। इससे पहले हमने देखा कि इनके जो जो धातु थे, ये धातुओं को पहले घस करके साफ़ कर लिया जाता है, क्योंकि इसके ऑक्साइड जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इनको ऊपर से साफ़ कर लिया जाता है। आइए अगला देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल के साथ किसी धातु की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। इसका कारण यह है कि नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है एवं स्वयं अपकृत होकर N2O, NO, NO2 आदि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाता है। किंतु मैग्नीशियम एवं मैंगनीज धातुएं बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। आइए आगे देखते हैं। सोना एवं प्लेटिनम धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, किंतु अम्ल राज्य में ये घुल जाती हैं। अम्ल राज्य क्या होता है? अम्ल राज्य शांत HCl एवं शांत HNO3 का विलयन होता है, मिश्रण होता है, जिसमें आयतन के विचार से 3 भाग शांत HCl और 1 भाग शांत HNO3 रहता है। यह द्रव अति संक्षारक और सधूम होता है। सोना और प्लेटिनम के अम्ल राज्य में घुलने का कारण नवजात क्लोरीन है, जो सोना और प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया कर क्रमशः AuCl3 और PtCl4 बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को जब 3:1 में मिलाया जाता है तो सोना और जो चांदी होता है, सोना और प्लेटिनम जो होता है वो उसमें घुल जाते हैं। इसका कारण है कि उसमें जो क्लोरीन होता है उसी के कारण यह संभव हो पाता है। इसका हम रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि सोना जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके AuCl3 बनाता है, गोल्ड क्लोराइड, और प्लेटिनम जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके PtCl4 यानी प्लेटिनम क्लोराइड बनाता है। आइए अब देखते हैं धातुओं के अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, अर्थात मजबूत चीज़ जो है वो कमज़ोर चीज़ को हटा रही है। जब जिंक धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है और कॉपर धातु की लाल परत जिंक धातु पर जम जाती है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि कोई मजबूत धातु है, अधिक क्रियाशील धातु है, वो कम क्रियाशील धातु को हटा रहा है। जैसे यहाँ पर जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट में कॉपर होता है और कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है, जिसके कारण क्या होता है वो सल्फेट से हट जाता है और एक अपक्षेप बनाता है और जिंक जो है सल्फेट के साथ अर्थात मिल करके जिंक सल्फेट बनाता है। जिंक धातु जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण CuSO4 के विलयन से कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है अर्थात हटा देता है। इसी प्रकार जब लोहे के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का नीला रंग धीरे धीरे मध्यम होने लगता है और लोहे के टुकड़े पर कॉपर का लाल अवक्षेप जमा हो जाता है। आप इसका रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहा जब कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो फिर से कॉपर जो है वो अवक्षेप में निकल जाता है और फिर सल्फेट बनता है। इससे सिद्ध होता है कि लोहा जो होता है तांबा से अधिक क्रियाशील है। अगला उदाहरण देखते हैं। जब कॉपर के एक छोटे से चदरे को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो रंगहीन विलयन क्रमशः नीला होने लगता है। इसका कारण यह है कि कॉपर अधिक क्रियाशील होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके स्वयं कॉपर नाइट्रेट के रूप में विलयन में चला जाता है और सिल्वर धातु जो है सिल्वर धातु के कॉपर की सतह पर अवक्षेप के रूप में बढ़ जाता है। कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। इससे पता चलता है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। इसका रिएक्शन हम देख सकते हैं कि कॉपर को जब सिल्वर नाइट्रेट जो रंगहीन होता है उसके विलयन में डालते हैं तो क्या बनाता है कॉपर नाइट्रेट, जिसका रंग नीला होता है और सिल्वर जो है वो अवक्षेप के रूप में हमें मिलता है। इस तरह हमने देखा कि धातुओं के जो रासायनिक गुण होते हैं उसमें ऑक्साइड का बनना अर्थात ऑक्सीजन के साथ संयोग, जल के साथ अभिक्रिया जिसमें ठंडे जल और गर्म जल दोनों थे, भाप के साथ अभिक्रिया, फिर हमने देखा कि ये अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं और फिर हमने देखा कि धातु जो है अन्य धातुओं के लवणों के साथ कैसे अभिक्रिया करता है।
इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण गुणों को पढ़ा और समझा। इसी के साथ हम यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।